देखिए ना। हाँ ठीक। चलिए, तो इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग एनसीएफ पर चर्चा कर चुके थे, जिसमें हमने बताया था कि एनसीएफ क्या होता है, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, एनसीएफ हमारे लिए क्यों जरूरी था। इन दो बातों पर चर्चा हुआ था कि प्राचीन युग में जो शिक्षा पद्धति था वो कैसा था, बताइएगा। शिक्षा केंद्र, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें केंद्र में कौन रहता था, शिक्षक, और जो केंद्र में रहता था उसके मन के अनुसार काम होगा। अभी वर्तमान में कौन सा शिक्षा पद्धति है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। इसमें केंद्र में कौन रहेगा, बाल। अच्छा, शिक्षक केंद्रित द्विध्रुवीय था कि तीन ध्रुवीय, द्विध्रुवीय। पहला ध्रुव पर कौन था, दूसरा ध्रुव पर कौन था, बालक। किसके रुचि के अनुसार काम होता था, शिक्षक के। लेकिन वर्तमान युग में शिक्षा पद्धति त्रिध्रुवीय की द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय, जिसमें पहला ध्रुव पर कौन होगा, शिक्षक, दूसरा ध्रुव पर कौन होगा, तीसरा ध्रुव पर किसके मन के अनुसार काम होगा। प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति किसे कहते हैं, बाल केंद्रित को, और राजतांत्रिक शिक्षा पद्धति शिक्षक केंद्रित, सत्तावादी शिक्षा पद्धति शिक्षक केंद्रित को। ठीक है ना। एनसीएफ 2005 के बारे में, कुछ आयोग के बारे में हमने चर्चा किया था। सबसे पहले हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनकर कब आया, बताइएगा। 1968 में। दूसरी बार कब आया, 1986। आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन कब हुआ, 1987। प्रोफेसर यशपाल कमेटी का गठन कब हुआ। डिस्टेंस एजुकेशन का प्रचार प्रसार कब किया गया, 1986 वाला में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान की शुरुआत कब हुआ था, 1986 वाला में। ठीक है ना। अच्छा बताइएगा, शिक्षकों को सेवा से पूर्व प्रशिक्षण देना चाहिए, किस कमेटी का कहना था, आचार्य राममूर्ति। ठीक है ना। उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना अपने देश में होनी चाहिए, किसका कहना था, आचार्य राममूर्ति। ठीक है ना। अब उसके बाद में यशपाल कमेटी जो था उसको दो टास्क मिला था, आचार्य राममूर्ति कमेटी के बातों का अवलोकन करना, और दूसरा शिक्षा को बोझमुक्त कैसे बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने कितने देश के शिक्षाविद को अपने यहाँ बुलाया, उनके साथ मीटिंग रखा गया, उनके द्वारा जो दिया गया सुझाव है वो एनसीएफ 2005 का विशेषता बन गया। तो इतना तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है एनसीएफ 2005 का विशेषता, है ना। मतलब डेमो नोट्स जो आपको मिला होगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, डेमो नोट्स जो आपको मिला है उसमें पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, छठा नंबर पेज, मतलब 5वां नंबर पेज आधा पढ़ा दिए थे। 5वें नंबर पेज के आधा से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एनसीएफ 2005 की अवधारणा को हम लोग चर्चा कर चुके थे, और हम लोग आज पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 की विशेषता। क्लियर है। चलिए, पहला विशेषता देखिएगा बुआ, लिखा हुआ है शिक्षा का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन है, एनसीएफ 2005। देखिए, अगर बात करें तो एनसीएफ 2005 तो ऐसे बना था 1975 में भी, 1975 में भी एनसीएफ बना हुआ था, है ना। उसके बाद 1988 में भी बनाने का प्रयास किया गया, फिर 2000 में भी बनाने का प्रयास किया गया, है ना। ऐसा नहीं है कि एनसीएफ पहली बार 2005 में ही आया था। एनसीएफ बहुत पहले से एस्टेब्लिश किया जा रहा था, बट ये सक्सेस 1975 वाला नहीं हुआ, 1988 वाला भी सक्सेस नहीं हुआ, और सक्सेस थोड़ा सा हुआ था तो 2000 वाला, है ना। और सबसे ज़्यादा अभी तक का सबसे करिकुलम फ्रेमवर्क अगर सक्सेसफुल है तो कौन वाला, 2005 वाला। तो अभी तक का सबसे लेटेस्ट फ्रेमवर्क हमारा कौन है, 2005। ठीक है ना, सबसे नवीनतम। हालांकि जब यह कमेटी का गठन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि समय के अनुसार हमारा शिक्षा का पाठचर्या का जो रूपरेखा वो बदलना चाहिए, लेकिन सरकार की निरस्ता है कि 2005 के पाठ्यक्रम को भी हम 2022 में झेल रहे हैं, जबकि 2005 के ज़माने में और 2022 के ज़माने में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया ना। 2005 में हम लोग के घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी लगा हुआ रहता था, एंटीना से हम लोग देखते थे उसको, है ना, पकड़े रहो बस 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 नहीं पर, है ना, ये वाला सिस्टम था। लेकिन अभी जाकर देखिए हर घर में जियो है, हर घर में वाईफाई है, हर घर में जो सीरियल देखना, जो टीवी देखना, जो मूवी देखना, आप आराम से 4G नेटवर्क है चारों तरफ। ज़माना बदला है, लेकिन फ्रेमवर्क हमारा 2005 वाला भी है, अभी भी किसमें, 2022 में। क्यों, क्योंकि इस पर चर्चा करने वाला कोई आदमी नहीं है। सरकार को सिर्फ सरकार चलाना है, उसको मतलब है रोड से, उसको मतलब है दारूबंदी से, उसको मतलब है शराबबंदी से। इस पर चर्चा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, आना कोई इस पर बोलता है, आना कोई शिक्षाविद को इसके विश्लेषण के लिए बैठाया जाता है कि हम क्या करें कि हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हम हासिल कर सकें, है ना। लेकिन ये सरकार की निरस्ता है कि 2005 के फ्रेमवर्क को हम अभी तक क्या करें, ढूंढें। अब जैसे जैसे ज़माना चेंज होगा तो करिकुलम हमारा चेंज होना चाहिए कि नहीं, पाठ्यक्रम चेंज होना चाहिए कि नहीं। जब ज़माना चेंज हुआ है तो हमारा निश्चित रूप से भाई ये पाठ्यक्रम भी चेंज होना चाहिए, करिकुलम भी चेंज होना चाहिए। लेकिन इस पर बोलने वाला, कहने वाला कोई नहीं है, इसी के कारण हम लोग इसको झेल रहे हैं। चलिए, फिलहाल अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स तो कर नहीं सकते हैं, जो हमारे पास में है उस पर चर्चा करेंगे। तो ये 2005 में जो विशेषता दिया गया है 2005 में एनसीएफ 2005 का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी तक का सबसे नवीनतम रिपोर्ट हमारा कौन सा है, 2005। उसके बाद में दूसरा कहता है ज्ञान को स्कूल के अलावा बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए।
मतलब नॉलेज को स्कूल में तो देना ही देना है, बल्कि स्कूल में जब बच्चा पढ़ने आए तो बाहरी जीवन से जोड़कर उसको सिखाइए, है ना। जैसे मान लीजिए बाहरी जीवन से जोड़ने का मतलब क्या हुआ, सपोज डेट कोई सामाजिक मुद्दा को हम पढ़ाते हैं बच्चा को, कोई सोशल इशू को। जैसे सिविक्स में हमको पढ़ना है रूढ़िवादिता को, सिविक्स में हमको पढ़ना है पूर्वाग्रह को, है ना। पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, ये सब क्या है, सोशल इशू है हमारा समाज का सबसे बड़ा कीड़ा है ये सब, जिसको हम भी आज तक ढो रहे हैं। 130 करोड़ देशवासी हमारे देश में हैं। अगर इसको लाइन में खड़ा करा करके सबसे पूछा जाए कि क्या आपने भ्रूण हत्या कभी किया है, तो बोलेगा नहीं, हम उस काम में नहीं रहते। लेकिन जब सबको ही नहीं रहता उस काम में, तो फिर डाटा आता कहाँ से है, फिर कराता कौन है, सवाल ये है कि नहीं। अब इन सब सामाजिक मुद्दों को हम बात करें अगर पूर्वाग्रह, तो पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि जो आपने पूर्व में ग्रहण कर लिया। आज जैसे देख लीजिए कि हमारे ग्रामीण परिवेश में अभी भी ऐसा परिप्रेक्ष्य आपको देखने को मिलता होगा कि लड़की हो करके ज़्यादा हंसो मत, है ना, ऐसा है रूढ़िवादिता, इसको बोलेंगे पूर्वाग्रह। लड़की हो लड़की जैसा रहो, है ना, ये वाला बात। दूसरी बात, लड़की हो बायोलॉजी पर हो, लड़की हो आर्ट्स पर हो, है ना। लड़का है तो साइंस पढ़ेगा, लड़का है तो इंजीनियरिंग करेगा। लड़का का 3rd डिवीजन आ जाएगा फिर भी कोटा जाएगा तैयारी करने, लड़की का 75% मार्क्स रहेगा फिर भी आर्ट्स में उसको म्यूजिक दिया जाएगा, होम साइंस दिया जाएगा, साइकोलॉजी दिया जाएगा। अब ये क्या है, हमारा पूर्वाग्रह है जो हमने पूर्व से ग्रहण कर लिया है। हर व्यक्ति को चाहिए बहू हमारी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन हाँ, जैसे बहू अब घर में प्रवेश करेगी, पढ़ी लिखी है, उसको मन है पढ़ाने का, और बोले कि हम जाते हैं बाहर पढ़ाने, मतलब प्राइवेट स्कूल को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ससुर जी का फरमान अंदर से आता है कि नहीं, हमारे घर की बहू बाहर नहीं जाएगी भाई, हमारे घर की बहू बाहर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाएगी। अब सवाल सोचिए, सबको चाहिए पढ़ा लिखा, लेकिन हाँ, अब बाद में नियम कानून पेश होना चालू हो जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह। जमाना चेंज हुआ, आप इस दिमाग को हटाइए और दूसरा दिमाग लेकर के आइए, नयापन दिमाग में लेकर के आइए। आरक्षण सिस्टम इसीलिए महिलाओं को दिया जा रहा है ताकि महिला आगे बढ़े। आज के डेट में आप लोग कहते हैं, पुरुष लोग कहता है कि आरक्षण सर उन लोग को खूब मिल रहा है, तो उन लोग को खूब मिल रहा है तो उन लोग को दबाने वाला काम हम ही लोग किए। सवाल ये है, क्योंकि हमारा देश है पुरुष प्रधान देश, जो हम कहेंगे वही होगा। आज की डेट में भी लोग ये समझते हैं कि महिलाओं को घर में कोई काम नहीं है। आज की डेट में भी अब लोग ये समझता है कि खाना बनाना कोई काम नहीं है, बच्चा को संभालना कोई काम नहीं है, घर को संभालना कोई काम नहीं है ना, केवल ऑफिस में जाकर काम करना ही काम है, ऐसा लोग सोचता है। लेकिन हमको लगता है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है। अगर आपको लगता है कि वो काम नहीं, तो एक दिन प्रोफेशन चेंज करके देखिए, आपकी ऑफिस का काम वो कर सकती है, ऐसा नहीं है ना। अब इस चीज़ को, अब ये सब जो पूर्वाग्रह आपके दिमाग में बैठा हुआ है, इन सब पूर्वाग्रह को, इन सब सामाजिक मुद्दा को हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चा को बाहरी जीवन से जोड़कर नहीं सिखा सकते हैं। भ्रूण हत्या को कैसे रोके, है ना, उसके बाद बाल विवाह को कैसे रोके, बाल विवाह से हमको क्या क्या नुकसान है, बाल विवाह से हमको क्या क्या हानि है, इन सब मुद्दा को हम ज्ञान को क्या करते हैं, स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर भी हम सिखा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि किताब में जितना दिया उतना ही पढ़ाएंगे बाकी निकल जाएंगे, नहीं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाइएगा तो बच्चा जल्दी सीखेगा, रुचि लेकर सीखेगा, इंटरेस्ट लेकर के सीखेगा, उसको समझ में आएगा। लेकिन अगर वहीं बाहरी जीवन से जोड़कर नहीं सिखाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो पहला तो इसका सिफारिश यही था, पहला विशेषता भी यही था कि ज्ञान को स्कूल के अलावा बाहरी जीवन से जोड़ना है। हम ये नहीं कर रहे कि हाँ स्कूल में आप ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान आप स्कूल में दीजिए, लेकिन जो टॉपिक आप स्कूल में पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से जोड़कर, बाहरी जीवन से जोड़कर आप सिखाने का प्रयास कराइए। क्लियर बात है। दूसरा विशेषता यह है कि पढ़ाई को रटंती प्रणाली से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। मतलब एनसीएफ 2005 जो है ना, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग पर जोर देता है, समझने की प्रणाली पर जोर देता है। यह कहता है कि जब तक बच्चा को हम समझाएंगे नहीं तब तक वह सीखेगा नहीं। मतलब बच्चा को सीखने के लिए समझाना जरूरी है, रटने की प्रणाली को दूर करना है, खत्म करना है, समझने की प्रणाली को लेकर के आना है। समझने की प्रणाली को लेकर के आएंगे तो बच्चा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग कर पाएगा। मतलब हिंदी में बोले तो समझ आधारित अधिगम। और समझ आधारित अधिगम का मतलब ये हो गया कि सीधे पढ़ाना नहीं है, समझ के साथ में पढ़ाना। अगर किसी टॉपिक पर हम चर्चा करा रहे हैं तो बच्चा उस टॉपिक की अवधारणा को समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा काहे हो रहा है, इस पर हमारा क्या एक्शन होना चाहिए। तो रटने की प्रणाली को क्या करना है, रटने की प्रणाली को खत्म करना है और समझने की प्रणाली को अपने शिक्षा पद्धति में लेकर के आना है। देखिए बुआ, एनसीएफ 2005 कभी भी इस बात का प्रबल समर्थन नहीं किया है कि हम बच्चा को केवल इसलिए पढ़ाते हैं, बच्चा को केवल ज्ञान इसलिए देते हैं कि उसका 90% मार्क्स आए। एनसीएफ 2005 इस बात का खंडन करता है। वो कहता है कि बच्चा को भले 65% मार्क्स आए, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन बच्चा का सब्जेक्ट में पकड़ होना चाहिए, है ना।
अगर उसका सब्जेक्ट में पकड़ है तो 55% भी नंबर है तो मनोविज्ञान उससे संतुष्ट है। और ये तब संभव हो जाएगा जब आप बच्चा को अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग कराओगे। आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाकर के देखिए, करिकुलम सेट किया हुआ है, कह देता है मास्टर कि फलानवा चैप्टर से हम पूछेंगे, ऐसा कह देता है। चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक आएगा। बच्चा क्या करता है, बिना समझे उसको रट्टा मार लेगा, और रट्टा मारने के बाद में समस्या ये होता है कि रट्टा तो मार लिया, बच्चा परीक्षा दिया, अब तो वो बोल दिया कि 5 से 10 चैप्टर के बीच में आएगा। अब 5 से 10 चैप्टर के बीच में आएगा तो निश्चित रूप से उसकी अवधारणा को वो क्लियर कर लेगा, उसका नंबर आ जाता है 90%, 92%। पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं कि हमारे बेटा का बहुत नंबर आ रहा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग नहीं हो रहा है, समझ आधारित अधिगम नहीं हो रहा है। वहाँ पर बच्चों को केवल रटने पर जोर दिया जा रहा है, केवल रट्टा मार विधि का जोर दिया जा रहा है, जो एनसीएफ 2005 इस बात का खंडन करता है और यह कहता है कि बच्चा के रटने की विधि से हटा करके समझने की विधि पर लेकर के आना है। एक बात याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग, समझ आधारित अधिगम पर जोर देता है कौन, एनसीएफ 2005। क्लियर बात। उसके बाद में कहता है कि पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित न हो। पाठचर्या का मतलब होता है कोर्स ऑफ स्टडी। अब जैसे जान लीजिए कि बीएड आप लोग करने गए होंगे, डीएड आप लोग करने गए होंगे, तो सबसे पहले आप बात को समझने का प्रयास कीजिए, पाठचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। पाठचर्या को हम लोग बोलेंगे कोर्स ऑफ स्टडी और पाठ्यक्रम को बोलते हैं कैरिकुलम। तो बीएड में जब आप गए होंगे तो आपका एक सिलेबस रहा होगा, निश्चित निर्धारित सिलेबस, कि फर्स्ट ईयर में कितना मार्क्स का पढ़ना है हमको, सेकेंड ईयर में कितना मार्क्स पढ़ना है ना, कितना नंबर का हमको एग्जाम देना है, उसमें कितना नंबर हमको टीचिंग प्रोग्राम में प्रैक्टिकल के रूप में मिलेगा, कितना हमको इंटरनल है, कितना हमारा एक्सटर्नल है, ऐसा होता है ना। तो देखिए, एक बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत में जो करिकुलम एक्टिविटी है, जो को कुरिकुलम एक्टिविटी, करिकुलम एक्टिविटी का मतलब हो गया कि सीधा सीधा जो किताब में दिया हुआ है प्रश्न उत्तर वो वाला, और को कुरिकुलम एक्टिविटी को हम बोलते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जो किताब से रिलेटेड ना हो, कोई एक्टिविटी से रिलेटेड हो। जैसे हम लोग 3 महीने का टीचिंग प्लान करते होंगे ना बीएड में, तो 3 महीने का टीचिंग प्लान वो हमारा को कुरिकुलम एक्टिविटी है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, लेकिन वो भी हमारे सिलेबस में शामिल है, तभी तो आपको कराया जाता है। अब देखिए, उसमें करिकुलम एक्टिविटी, को कुरिकुलम एक्टिविटी सबको समाहित करके हम यह जब बात बोलेंगे कि बीएड में तुमको इतना नंबर का ये चीज़ करना है, तब वो हमारा हो जाएगा क्या बताइएगा, पाठचर्या, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट ईयर में कितना नंबर का हमको पढ़ना है, सेकेंड ईयर में हमको कितना नंबर का पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा बुक पढ़ना है, सेकेंड ईयर में कौन कौन सा बुक पढ़ना है, तब वो हो जाएगा हमारा करिकुलम। पाठचर्या का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा होता है और पाठ्यक्रम का क्षेत्र थोड़ा सा छोटा होता है। पाठचर्या के अंतर्गत में हम लोग पाठ्यक्रम को रख सकते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के अंतर्गत में हम लोग पाठचर्या को नहीं रख सकते। दिनचर्या का नाम आप लोग सुने होंगे, दिनचर्या। तो दिनचर्या का मतलब क्या होता है, एक दिन में किया गया काम हमारा दिनचर्या के अंतर्गत आएगा। जैसे कोई व्यक्ति कहता है सामान्य जीवन में कि आज का दिनचर्या बहुत खराब रहा, अब दिनचर्या खराब रहा, उसमें सब काम को वो इंक्लूड करता है कि हम आज यहाँ पर गए थे, एक्सीडेंट हो गया है, आज यहाँ पर गए थे, बात नहीं बना है, आज यहाँ पर गए थे, बिजनेस डील नहीं हो पाया है। अब वो सब उसके दिनचर्या का हिस्सा कहलाएगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए बीएड कोर्स के अंतर्गत में जो भी आप एक्टिविटी करते हो वो सारे के सारे पाठचर्या के अंतर्गत में आएगा। लेकिन फर्स्ट ईयर में कितना नंबर का पढ़ना है, सेकेंड ईयर में कितना नंबर का पढ़ना है, ये सब के सब किसके अंतर्गत में आएगा, पाठ्यक्रम के अंतर्गत में आएगा, जिसको हम लोग करिकुलम के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा बातें। हाँ, अब उसमें भी एक और बात है। अब देखिएगा, जैसे फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है और सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना है, ये हो गया। अब फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा बुक में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अब जैसे एगो बुक आ गया अधिगम के लिए आकलन, आप लोग को पढ़ना होगा बीएड में, है ना। तो उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो सारा सिलेबस के अंतर्गत में आ जाएगा। विषय सूची सिलेबस हो गया कि हमको इस विषय में क्या पढ़ना है, इस विषय में क्या पढ़ना है, इस विषय में क्या पढ़ना है, इस विषय में क्या पढ़ना है। तो उसका क्षेत्र और छोटा हो जाता है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा हमारा किसका, पाठचर्या का, उससे छोटा हो जाएगा पाठ्यक्रम, और उससे छोटा हो जाएगा विषय सूची सिलेबस। बात समझ में आ रहा है बातें। अब चलिएगा, तो यहाँ पर कहता है पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित न हो। अच्छा, इसमें डिफरेंस बहुत छोटा छोटा है, मतलब सबको सामूहिक रूप से हम लोग करिकुलम ही कह सकते हैं। सबको सामूहिक रूप से क्या कह सकते हैं, करिकुलम ही कह सकते हैं। इसको कहने में कोई दिक्कत हर्जा नहीं होनी चाहिए। पहला बात यह कह रहा है कि पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित न हो, मतलब कह रहा है जो भी आपका कोर्स ऑफ स्टडी होना चाहिए वो बुक सेंटर्ड एजुकेशन नहीं कराना है आपको। मतलब कि जितना किताब में दिया है केवल उतना ही आपको नहीं बताना है।
बल्कि किताब से अलग की बातों को भी बताने का प्रयास आपको करना है। अब किताब से अलग बात जब बताइएगा तो वह बुक सेंटर्ड एजुकेशन नहीं कहलाएगा, जबकि किताब में जितना दिया है उतना ही बताइएगा तो बुक सेंटर्ड एजुकेशन कहलाएगा। जैसे सपोज दैट अगर क्लास 2 के बच्चा को हम लोग जोड़ सिखा रहे हैं, जोड़ समझते हैं ना, एडिशन, अगर हम बच्चा को ऐड सिखा रहे हैं तो क्लास 2 में जोड़ का कुछ प्रश्न दिया हुआ था। प्रश्न इस प्रकार था कि 5 + 2 बराबर क्या होगा, 7 + 3 बराबर क्या होगा, 4 + 4 बराबर क्या होगा। समझ रहे ना। तो चूंकि देखिए क्लास 2 में बच्चा है तो बच्चा बाल अवस्था में रहेगा। बाल अवस्था के काल को प्रश्न काल का समय कहा गया है, और बाल अवस्था का काल होता है 6 साल से लेकर के 12 साल तक। अब इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्न काल का समय। क्या कहते हैं? प्रश्न काल का समय। और प्रश्न काल का समय का मतलब ये हो गया कि बच्चा इस अवस्था में खूब आपसे प्रश्न करता है। किताब में 3 जोड़ दिया हुआ है कि 5 2 क्या होगा, 7 3 क्या होगा, 4 4 क्या होगा। तो आप पढ़ा दीजिएगा कि बेटा देखो 5 2 होता है 7, 7 3 होता है 10 और 4 4 होता है 8। ठीक है ना। तो बच्चा के मन में एक सवाल आएगा, क्योंकि बच्चा बालावस्था में है, जहां पर आप उसको एंड कीजिएगा वहां से वो प्रश्न पूछना चालू करेगा। ठीक है ना। तब उसको सिखा दिए कि 7 + 3 बराबर कितना, 10। तो बच्चा के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर जी 3 + 7 बराबर कितना। समझ रहे ना। अब उसके मन में ये सवाल आ सकता है क्योंकि वो किस अवस्था में है, बालावस्था में। तो आपने तो पढ़ा दिया 7 + 3 बराबर 10, लेकिन बच्चा के मन में फिर एक सवाल आ रहा है कि सर 3 + 7 बराबर कितना। तो हम कहें किताब में दिया हुआ था, नहीं तो काहे दिमाग लगा रहा है, जितना किताब में दिया उतना ही पर दिमाग लगाओ। अगर ऐसा हम बोलते हैं तो हम करा रहे हैं बुक सेंटर्ड एजुकेशन, मतलब किताब केंद्रित अधिगम। लेकिन अगर बच्चा को हम ये सिखाएं कि 7 + 3 बराबर 10 होता है, तो हम क्यों ना एक ऐसे विधि को सिखा दे कि बच्चा किसी भी अंक को ले तो वो जोड़ सके। हम क्यों ना इस जोड़ के बेसिक मेथड को बता दे कि वो 7 + 3 को भी समझ पाए और 3 + 7 को भी समझ पाए, तब वो आपसे क्वेश्चन ही नहीं करेगा। लेकिन जितना किताबों में दिया है उतना ही कहिए कि इतना ही पढ़ो, इतना ही में से आएगा, तब वो क्या हो गया, बुक सेंटर्ड एजुकेशन हो गया। उसको बोलते हैं किताब केंद्रित अधिगम। तो बताइए आप, किताब केंद्रित अधिगम कराना है कि नहीं कराना है? नहीं कराना है। मतलब बुक से अलग की बातों को जोड़कर भी हमको पढ़ाना पड़ेगा। उस अवधारणा के बारे में समझ आधारित अधिगम हमको कराना पड़ेगा। क्लियर बात है। अब देखिएगा उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर क्या कहता है, राष्ट्र के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। हाँ, राष्ट्र के प्रति बच्चों में आस्थावान विद्यार्थी को हम कैसे तैयार करेंगे। अच्छा देख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। इसमें पॉइंट ना बहुत छोटा छोटा होगा, लेकिन इसका जो चर्चा है वो लंबा चौड़ा होगा और उसी चर्चा से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, आपको समझना होगा। ठीक है। अब इसमें देखिएगा एक लाइन लिखा हुआ है कि राष्ट्र के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। अब आप लोग जब नर्सरी क्लास में एडमिशन लिए होंगे, LKG में, UKG में, 1 में, 2 में गए होंगे, तो नर्सरी क्लास से ही आपके स्कूल में एक व्यवस्था अपनाया गया होगा। लाइन में खड़ा करा करके यह बातें कहा गया होगा, जन गण मन अधिनायक जय है, सावधान विश्राम, सावधान विश्राम, है ना, वंदे मातरम। प्रार्थना कराया गया होगा, प्रार्थना कराया गया होगा, जयकारा बुलाया गया होगा, है ना, जय हिंद जय भारत कराया गया होगा। अब यह सब जब हम करते रहते हैं शुरू से, तो हमको क्या होता है कि उसी समय से मेरे दिल में राष्ट्र के प्रति आस्था जागृत हो जाता है कि भैया हम अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आई लव इंडिया। आंख धोकर के आई, जाइए जाइए बाहर से आते। ठीक है ना। अब देखिएगा इतना अच्छा पढ़ा रहा है, नींद आ रहा है जी, कैसे होगा, काम चलेगा, ऐसे थोड़े पढ़ाई होता है। अब उसके बाद में देखिए क्या होता है कि जब क्लास नर्सरी के बच्चा को जब हम यह काम कराएंगे कि जन गण मन अधिनायक की जय है और वंदे मातरम और जय हिंद जय भारत जब कराते हैं, तो आपके मन में शुरू से यह आस्था जागृत हो जाता है कि हम अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमको अपने देश के झंडा का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक लोग हमको सिखाते हैं ना, 15 अगस्त 26 जनवरी के अवसर पर या कभी भी अगर तिरंगा नीचे गिरा हुआ है, उस पर लात लग रहा है, पैर चल रहा है, तो उसको उठा करके हमको कुछ ऐसे जगह पर रखना है जिस पर उसका अपमान न हो। अब ये क्या है, मेरे दिल में राष्ट्र के प्रति आस्था है। लेकिन किसी बच्चा को नर्सरी LKG से जय हिंद जय भारत आई लव इंडिया नहीं कराया गया रहता, तो 25 साल के उम्र में जब वह बच्चा हो जाता और उससे हम पूछते आई लव इंडिया,
तो वो कहता हो कहे कि न कहें, क्या कहें, क्या कहना सही होगा। अब ऐसा क्यों वो सोच रहा है? क्योंकि शुरू से उसके दिमाग में ये बातें डाला ही नहीं गया कि हाँ तुम भारत देश में रहते हो और जिस देश में रहते हो उस देश से तुमको प्रेम करना चाहिए, है ना। लेकिन क्लास नर्सरी से किसी बच्चा के दिमाग में ये बातें डाला जा रहा है कि जय हिंद जय भारत, तिरंगा का सम्मान करे। तो 25 साल का वो हो जाएगा, उससे आप पूछेगा आई लव इंडिया, तो बोलेगा ऑफ कोर्स, इसमें कुछ कहने की जरूरत है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारा देश प्रेम, हमारे देश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है ना। अगर आप जिस देश में रहते हैं उस देश से प्यार नहीं करते हैं तो आप देशद्रोही हैं। सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि नहीं। अब सीधा सीधा समझने का प्रयास कीजिए कि बच्चों के दिमाग में राष्ट्र के प्रति हम आस्था कैसे जागृत कर सकते हैं। 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में नहीं, शुरू से उसके दिमाग में राष्ट्र के प्रति आस्था जागृत करना होगा। इसीलिए क्लास नर्सरी, क्लास LKG, क्लास UKG, क्लास 1, क्लास 2 से ही बच्चों को राष्ट्र के प्रति आस्था के लिए हम लोग क्या करते हैं, जन गण मन, जय हिंद जय भारत आदि चर्चा कराते हैं, ताकि बच्चा के दिल और दिमाग में हमारे राष्ट्र के प्रति क्या हो सके, आस्था जागृत हो सके। सही है। उसके बाद में कहता है राष्ट्र के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। क्लियर हो गया। चलिए अब उसके बाद में कहता है कक्षा कक्ष को अन्य गतिविधि से जोड़ा जाए। मतलब अन्य गतिविधि को हम लोग बोलते हैं अदर्स एक्टिविटी। अब कक्षा कक्ष को क्या करना है, अदर्स एक्टिविटी से जोड़ना है। कैसे जोड़ देंगे देख लीजिए। अब मान लीजिए कि पढ़ाने का तरीका तो लगभग सबका एक ही जैसा होता है, लेकिन आप एक गुड टीचर कब कहलाएंगे, जब सबसे कुछ अलग करेंगे तब। सही बात है ना। पढ़ा लिखा तो सब रहता है ना, लेकिन फेमस कोई कोई क्यों है। अब सवाल यह है कि फेमस वो इसलिए है क्योंकि वो सबसे अलग है। सवाल यह है कि नहीं। अब देखिए स्कूल में बच्चा को अगर हम प्लांट नामक टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, जिसको हम लोग पौधा के नाम से जानते हैं, पौधा नामक टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो सब किताब में ये लिखा हुआ है कि बउआ इसका ये है हमारा पौधा, इसको क्या बोलेंगे, पौधा, है ना। अब ये पौधा में ये हमारा पत्ती, ये हमारा तना, ये हमारा जड़, पत्ती का ये काम होता है, तना का ये काम होता है, इससे जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, जल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, खाना का संरक्षण होगा, खाना का संग्रहण होगा, है ना। सबको यही पढ़ाता है, मतलब फिगर बना दिया उसके बाद में बता दिया। लेकिन आप कुछ अलग कहलाएंगे तब जब आप इस पौधा के बारे में पढ़ा रहे हो, तब बोर्ड पर तो आप बता दिए कि जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है ना। अब उसको कहेंगे कि चलो तुमको इस स्कूल के प्लेग्राउंड में लेकर के चलते हैं, खेल के मैदान में, और वहाँ पर जो प्लांट लगा हुआ है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्या सब तुम लोग तैयार हो? तो बच्चा एक्साइटमेंट होकर बोलेगा यस सर चलिए। समझ। फिर फील्ड में उसको लेकर जाइए, बोले देखिए बउआ इसी पौधा के बारे में हमने पढ़ाया है, जो जड़ तुमको हम बोर्ड पर पढ़ाए थे, ये है जड़ और ये है तना और ये है पत्ती। इससे होता है प्रकाश संश्लेषण, इससे होता है संवहन, इससे होता है संचरण। बात समझ में आ रही है ना। तो बताइए ज़्यादा मज़ा किस में आएगा बच्चा को, जब फील्डवा में ले जाकर सिखाएगा। अब फील्ड में ले जाकर सिखा रहे तो वो अदर्स एक्टिविटी हो गया, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, अन्य गतिविधि। तो बच्चा को हमको क्या करना है, हमेशा अन्य गतिविधि से जोड़कर सिखाने का प्रयास कराना है। ये नहीं कि केवल किताब में जितना दिया है उतना ही बोर्ड पर बनाएंगे, कहेंगे इतना रट लो काम खत्म। क्योंकि NCF 2005 कहता है रटने पर बल नहीं देना है। किस पर बल देना है, समझने पर बल देना है। और बच्चा समझने पर बल तब देगा जब उसको जा करके प्रैक्टिकली उस चीज़ को मूर्त रूप से दिखाइएगा तब। अगर मूर्त रूप से उस चीज़ों को नहीं दिखाते हैं तो प्रैक्टिकली उस चीज़ को इतना समझ पाएगा नहीं, समझ पाएगा। बात समझ में आ रही है। मतलब बच्चा को हमेशा अदर्स एक्टिविटी से जोड़कर सिखाने का प्रयास करना है। सबको यह जानता है कि सर 5 + 2 बराबर कितना होता है, 7 होता है, सब जानता है। कोई भी टीचर आएगा तो कहेगा ये 5 है, आई 2 है, तो 5 के बाद में आता है 6 और उसके बाद आता है 7, तो लिख दो यहाँ पर 7, ठीक है ना। ये 7 है, ये 3 है, इसको जोड़ना है तो ये जोड़ का सिंबल है। 7 के बाद में क्या होता है, तो 8, उसके बाद क्या होता है 9, उसके बाद क्या होता है 10। चलो इसको हम लोग 10 लिख देंगे। तो कौन आपसे बड़ा काम कर दिए बताइए। आप ट्रेन टीचर हो करके अगर ऐसा पढ़ा रहे हैं तो कोई बड़ा काम हो गया क्या? आपका प्रभावी अधिगम प्रभावी हुआ क्या, इफेक्टिव अधिगम हो रहा है क्या, इफेक्टिव लर्निंग हो रहा है क्या? नहीं। हम कुछ ऐसा करेंगे कि लड़का के दिमाग में सेट हो जाए कि फलानवा सर जी बड़ा मस्त पढ़ाते। समझ है ना। बच्चा जब क्लास से निकले तो निकलते निकलते उसके दिमाग में बात सेट हो जाए कि बस ये यहीं खोज रहे थे। अब बात समझ रहे हैं ना, यही वाला बात होना चाहिए।
और तब आपका अधिगम क्या होगा, प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा, है ना। अब देखिएगा हम ऐसे भी तो सिखा सकते हैं कि चलो आज तुम लोगों को हम लोग एडिशन सिखाते हैं, है ना। एडिशन के बारे में लोग चर्चा करते हैं। बाबू एडिशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जोड़। राम तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो गया लड़का ग्रुप में। अच्छा राम तुम अपने ग्रुप में 5 लड़का को ऐड करो, ठीक है ना। तुम अपने आप को शामिल करते हुए 5 लड़का को ऐड करो। तो अपने आप को शामिल करते हुए 4 गो लड़का को और ऐड करेगा तो कुल मिलाकर ग्रुप में संख्या कितना हो गया, 5। उसके बाद इधर बोलेंगे चलो, इसके बाद में इधर बोलेंगे सीता तुम खड़ा हो जाओ अपने ग्रुप में, और अपने ग्रुप में तुम अपने आप को जोड़ करके कुल मिला करके 7 की संख्या का एक ग्रुप बनाओ। तो सीता 100 कितना लड़की को जोड़ेगी बताएगा, 6 लड़की को जोड़ेगी तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 7। अब बच्चा को ये क्या लग रहा है, इंटरेस्टेड लगने लगा उसको। बच्चा को लग रहा है कि सर जी खेल करवा रहा है, खेल नहीं करा रहा है, जोड़ सिखा रहा है हम, समझ रहा है ना। अब राम के ग्रुप में हम बोलेंगे राम तुम्हारे पास में ग्रुप में सदस्यों की संख्या कितना, तो बोलेगा सर 5, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सीता तुम्हारे पास में ग्रुप में सदस्यों की संख्या कितना, तो बोलेगी सर 7, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा राम जो है, राम के ग्रुप में 5 सदस्य था तो राम के ग्रुप में 2 सदस्य सीता के ग्रुप से और शामिल होता है। अब वो लड़की वाला जो ग्रुप है उसमें से 2 को हम इसमें जोड़ते हैं। अब 2 लड़की इसमें अगर आ जाएगी तो बताओ राम तुम्हारे ग्रुप में कुल सदस्यों की संख्या कितना हुआ। तुम्हारे पास में टोटल पहले से कितना था, तो सर 5 था। 2 सदस्य शामिल हो गया ना, तो जी सर। अच्छा बताओ 5 के बाद में क्या होता है, तो सर 6। उसके बाद क्या होता है 7। मतलब तुम्हारे ग्रुप में कुल सदस्यों की संख्या कितना हुआ, 7। इसका मतलब 5 + 2 बराबर कितना होता है, टोटल 7 होता है। सिखाए हम वही हैं, किए हम वही हैं जो आप करते थे, लेकिन हमारा करने का तरीका कुछ अलग हो गया। अब बच्चा को यह काम लगने लगेगा इंटरेस्टेड, बच्चा को यह काम लगने लगेगा रुचिकर, लेकिन सीधे कहते हैं 5 × 7 तो उसमें कोई इंटरेस्ट उसको नहीं आता। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम बच्चा को एक्टिविटी से जोड़कर सिखाने का प्रयास करेंगे। अदर्स एक्टिविटी से जोड़कर सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा, उसके बाद में उसमें इंटरेस्ट लेकर के सीखेगा। बोलिए क्लियर, समझ में आ रही बातें। चलिए उसके बाद में देखिए क्या कहता है, शिक्षण सूत्र का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। अब समस्या यह है कि सर ये शिक्षण सूत्र होता क्या है, तो सबसे पहले 2 बातों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम आपके सामने लिखते हैं शिक्षण सूत्र। अगर हम आपके सामने यह लाइन लिख रहे हैं, यह शब्द लिख रहे हैं शिक्षण सूत्र। अब देखिए सूत्र का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए अगर हमारे पास में फॉर्मूला आ जाता है तो वो चीज़ बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सही है कि नहीं, बोलिए। वो चीज़ बनाने के लिए हमारे क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब सीधा समझिए कि अगर हमको साधारण ब्याज निकालना है तो अगर हमको पता हो कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, तो निकालना हमारे लिए आसान है कि नहीं है। वैसा ही पढ़ाई को पढ़ाने के लिए अगर पढ़ने के सूत्र को अगर हमको पता चला दिया जाए, अगर शिक्षक को सूत्र के बारे में जानकारी हो तो पढ़ाना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे तो मनोविज्ञान में लगभग 30-40 शिक्षण सूत्रों का चर्चा किया गया है, लेकिन अभी हम आप लोगों को शिक्षण सूत्र नहीं पढ़ा रहे। हम सिर्फ यह बताने का प्रयास करें कि शिक्षण सूत्र आखिर एक शिक्षा के लिए क्यों जरूरी है। जिस तरह से किसी मैथमेटिक्स को बनाने के लिए फॉर्मूला अगर आपके पास हो तो मैथमेटिक्स आसान हो जाता है, उसी तरह से बच्चा को पढ़ाने के लिए अगर आपके पास में टीचिंग फॉर्मूला हो तो पढ़ाना भी आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मतलब शिक्षण सूत्र के प्रयोग से हम बच्चा को आसानी भाषा में पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर बात है। अब देखिएगा, अब ये शिक्षण सूत्र की संख्या मनोविज्ञान में 10, 12, 15 है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल 2 शिक्षण सूत्र का चर्चा हम यहाँ पर आपको कर रहे हैं। सबसे पहला शिक्षण सूत्र होगा, इसको हम लोग बोलेंगे मूर्त से अमूर्त। क्या बोलेंगे, मूर्त से अमूर्त। अच्छा इसको हम लोग एक और शब्द में कह सकते हैं, मूर्त मतलब होता है प्रत्यक्ष और अमूर्त मतलब होता है अप्रत्यक्ष। तो जो दिख रहा है वो प्रत्यक्ष और जो नहीं दिख रहा वो अप्रत्यक्ष है। तो सबसे पहले बच्चा को हम दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। तो मनोविज्ञान के अनुसार में यह बातें कहा गया है कि बच्चा को सबसे पहले किसी विषय वस्तु को अगर आप पढ़ा रहे हो तो पहले आप उसका मूर्त दर्शन कराइए और तब उसको अमूर्त दर्शन कराइए। सपोज दैट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये क्या है बताइएगा, बोर्ड मार्कर है, दिख रहा है ना। अब इसका आप क्या कर रहे हैं बताइए, मूर्त की अमूर्त दर्शन, बताइए। मूर्त दर्शन करें और हमने एक दिन, अब मान लीजिए कि यही एक टॉपिक है, इसको हमको पढ़ाना है, इसको लेकर क्या है हम बताएं कि देखिए बउआ ये है बोर्ड मार्कर, आज हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है। इसका ढक्कन जो है ब्लैक कलर का होता है
बाकी के पार्ट जो है ये इसका वाइट कलर का होता है, इसका निब जो है वो ब्लू कलर का होता है और ये चलता है ब्लैक कलर का। सही है। अब इस अवधारणा को हमने आज कंप्लीट कर दिया, दिखा करके हमने आपको सिखाया। कल होकर के इस मार्कर को हम पैकेट में रख लेंगे। अब बोलेंगे कि कल हम आप लोग एक टॉपिक पढ़ाए थे जिसका नाम था बोर्ड मार्कर। बताइए वो बोर्ड मार्कर किस कलर का चलता था? तो आप लोग स्पष्ट जवाब दे देंगे कि नहीं दे देंगे? क्योंकि आपने बोर्ड मार्कर को कल देखा कि भैया ब्लैक चलता था, लेकिन हम आपको दिखाते नहीं और डायरेक्ट क्लास में आते, आप बोलते बताइए बोर्ड मार्कर किस कलर का चलता है, तो आप कह दीजिएगा सर रेड भी चलता है, ब्लू भी चलता है, ब्लैक भी चलता है। किसका बात कर रहे हैं आप? बोले ना। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से बोर्ड मार्कर को दिखाने के बाद में इसके पूरे अवधारणा को आप समझ गए, उसी तरह से तक किसी टॉपिक के बारे में अगर हम मूर्त चर्चा कर दे तो उस टॉपिक के बारे में बच्चा बड़ा आसानी से समझ लेगा। बोले ना, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आपको पौधा नामक टॉपिक ही पढ़ाना है, प्लांट पढ़ाना है क्लास 2 में, तो प्लांट लेकर के आएंगे क्लास में, बोलेंगे बताओ बेटा यह क्या है, तो क्लास 2 के बच्चा बोलेगा सर ये पौधा है, कोई बोलेगा सर ये पत्ता है, कोई बोलेगा सर ये तना है, कोई देहाती रहेगा उसी में बोलेगा सर ये गाछी बा, है ना। मतलब अलग अलग जवाब आएगा ना। अब अलग अलग जवाब आएगा, बच्चा से पहले इंटरेक्शन करना है, बताओ बेटा ये क्या है, तुम बताओ क्या है, तुम बताओ क्या है, तुम बताओ क्या है। अब ऐसा इंटरेक्शन करेंगे तो सबसे पहले तो शिक्षक के साथ में तालमेल बैठता है बच्चा का, है ना। डरता नहीं है बच्चा आपसे, और डरना नहीं भी चाहिए। अगर शिक्षक से कोई बालक डरता है तो आप शिक्षक नहीं। देवता से कोई नहीं डरता है, दानव से सब डरता है ना। तो अगर आपके जाने के बाद में बच्चे आपसे डर जा रहे हैं तो आप शिक्षक नहीं है, आप भगवान रूपी शिक्षक नहीं, आप दानव रूपी वो आत्मा है जिससे लोग डरते हैं। सीधी सी बात। तो बच्चा से इंटरेक्शन करेंगे, बेटा बताओ क्या है, तो बोलेगा सर पेड़ है, तना है, फलना है, चिल्ला है। बोलेंगे चलो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे जिसको तुम देख रहे हो, बताओ ये क्या है, पौधा है। चलो आज का टॉपिक होगा हमारा प्लांट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पौधा। इसको दिखाए ना पहले, अब कब उसके बाद में जड़ के बारे में, तना के बारे में, पत्ती के बारे में अध्ययन कराना हम चालू कर दिए। अब दिखा भी दिए, चालू भी कर दिए, पढ़ा भी दिए। आप कॉल होकर के आएंगे, आप पूछेंगे बताओ तना का काम क्या है, तो बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा ना। आप सीधे आकर लेक्चर मार देंगे तो कॉल होकर के उतना स्पष्ट वो बता पाएगा नहीं। जितना कॉन्फिडेंस के साथ में वो देखने के बाद में बता पाया है पौधा को, उतना कॉन्फिडेंस के साथ में आपके व्याख्या से वो बता पाता नहीं, बता पाता। इसका मतलब ये हुआ आप कल होकर के हम पौधा लेकर के नहीं आएंगे। एक दिन तो हम उसको मूर्त दर्शन करा दिया, कल होकर के अमूर्त क्वेश्चन हम उससे पूछेंगे जो दिख नहीं रहा उसके सामने, फिर भी उस टॉपिक से सवाल हम कर रहे हैं, तो बच्चा जवाब देगा कि नहीं देगा? देगा। क्यों? क्योंकि उसका वह मूर्त दर्शन किया हुआ है। अब मूर्त दर्शन किया है तो जवाब आराम से दे देगा, और नहीं दर्शन किया रहता, इसको देखा नहीं रहता, तो इसके बारे में इतना आसानी से जवाब देता नहीं देता। मतलब बच्चा को पहले किसी टॉपिक को दिखाना है तब ना दिखाने की तरफ लेकर के आना है। तो बताइए हमको मूर्त से अमूर्त सिखाना है कि अमूर्त से मूर्त? बताइए। मूर्त से मूर्त मतलब दिखाने से न दिखाने की तरफ, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ। बोले क्लियर? अरे जिस तरह से पौधा को दिखाकर आप आसान भाषा में सिखा लिए, उसी तरह से किसी टॉपिक के बारे में अगर मूर्त चर्चा करा देंगे तो बच्चा जल्दी सीख लेगा। बोली ना। अगर बच्चा को हम बोले कि बेटा देखो, क्लास नर्सरी के बच्चों को हम मूर्त अध्ययन करा सकते हैं, सब कोई जानता है, हाँ ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अब सीधा आप यहाँ पर मीनिंग लिख दीजिए कि ए फॉर एप्पल, APPLE, रट्टा मारो इसको जल्दी से, है ना। अब इसको मीनिंग को बच्चा क्या करेगा? रटेगा। कल होकर के भूलने का संभावना बहुत ज़्यादा है उसका, है ना। लेकिन अगर बच्चा को हमको यह रटवाना है तो बोलेंगे ए फॉर एप्पल, ये है एप्पल। एप्पल कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है, देख लो ये क्या है? एप्पल है। ए फॉर क्या? एप्पल। अब उसको देखा है वो खुद से, तो उसके दिमाग में एक अवधारणा बन गया कि अच्छा हाँ इस सेब का चर्चा हो रहा है और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। इसका इंग्लिश का नाम है एप्पल, हिंदी में बोलते हैं सेब। बोले क्लियर? बी फॉर बॉल, ये है बॉल। अब सवाल यह है कि सब चीज को हम दिखा नहीं सकते, अब कहाँ से करेंगे? सी फॉर कैट, ये है बिल्ली, है ना। अब उसके बाद में आता है ई फॉर एलिफेंट। अब ई फॉर एलिफेंट, ये है हाथी। लो अब ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसके बारे में उसका एक विकल्प बनाया गया, फिगर, जिसको हम लोग बोलते हैं चित्र। आज छोटा बच्चा की किताब में इसीलिए सुंदर सुंदर आकर्षक चित्र दिया हो रहेगा। सेब ऐसा बनाया हो रहा है कि लगा कि बस किताब में से निकालना है और सेवन कर लेना है, समझ लेना। तो उसके पीछे रीजन वही है कि बच्चा को कम से कम जो चीज़ें हम दिखा नहीं सकते हैं
तो कम से कम उसको फिगर दिखाएंगे तो उससे वह क्या करेगा, अपने आप को महसूस करेगा कि अच्छा ये ना है हथिया, है ना, यही ना है बिल्ली, यही ना है रैट माने चूहा। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मतलब उसको दिखाने से न दिखाने की तरफ लेकर के जाना है। अगर ऐसा करते हैं तो बच्चा का पढ़ाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, और बच्चा कंप्लीटली सीख भी पाएगा। और एनसीईआरटी 2005 के अनुसार में हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग का उद्देश्य भी पूरा करा पाएंगे। सही है, समझ में आ रहा है बातें? ठीक है। उसके बाद में देखिएगा एक और शिक्षण सूत्र का चर्चा करते हैं जिसका नाम है क्या, ज्ञात से अज्ञात। दूसरा देखिएगा ज्ञात से अज्ञात। अच्छा बाबू एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास में पता है क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला है। वो जो नोट्स में लिखे हुए हैं वो रट्टा मारने से आपका कुछ नहीं होगा, हमको पता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस टॉपिक के बारे में हमने चर्चा क्या किया, हमने क्या कहा, उस पर जोर देना जरूरी है। क्योंकि सवाल वहां से नहीं, सवाल यहाँ से आएगा। बात समझ में? इसीलिए हम बोलते हैं कि क्लास करना आपके लिए जरूरी है। नोट्स दे देंगे, जाकर रट लीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा उससे। जितना आप जितना बोलते हैं उतना नोट्स में लिखा हुआ है जी, नहीं लिखा हुआ, उसमें वही बात लिखे जो हमको समझ में आता है बस, है ना। उस नोट्स को देख करके हमको ये पता चल जाता है कि इसमें हमको क्या बोलना है, उतना ही बात। और जब आप सुन लेते हैं हमारी इस चर्चा को, तो आप घर पर जाते हैं तो उस लाइन को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ये बात आ जाता है कि सर जी इसमें क्या बोले थे। बस सवाल आना है मेरे बोलने से और आपके सुनने से, वो लिखने वाला से रटने से नहीं आएगा, है ना। अब देखिए ज्ञात से अज्ञात के बारे में कहता है ज्ञात। ज्ञात मतलब जो जानकारी आपको पहले से है उसे हम ज्ञात कहते हैं। हाँ, अ का मतलब होता है नौ, अ का मतलब क्या होता है, नौ। जो जानकारी आपको पहले से न ज्ञात हो उसे हम क्या कहेंगे, अज्ञात कहेंगे। ज्ञान से अज्ञान भी कह सकते हैं। अब देखिएगा जो जानकारी आपको पूर्व में पहले से है उसे हम ज्ञात बोलेंगे, और जो जानकारी आपको नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, अज्ञात बोलेंगे। मनोविज्ञान का ऐसा कहना है कि सबसे पहले बच्चा से यह जानना जरूरी है कि कितना वह जानता है, और कितना वह जानता है उसको बेस बना करके, आधार बना करके नया जानकारी देना क्या कहलाएगा, अज्ञात कहलाएगा। सही है, समझ में आ रहा है। मतलब अगर कोई बच्चा आपके पास में आया क्लास 5 में एडमिशन कराने के लिए, तो उसको बोले कि बउआ किस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो, उसके गार्जियन आए आपके पास में, तो सर 6ठा क्लास में एडमिशन कर दीजिए। पहले किस क्लास में पढ़ता था, सर 5वीं में पढ़ता था। तो बोलेंगे चलो 5 का टेबल सुना दो। अब 5 का टेबल वो सुनाना चालू किया, उसके बाद हम बोले चलो 13 का टेबल सुना दो, 13 का सुना दो, 14 का सुना दो, 14 का सुना दो, 16 का सुना दो। सर 15 तक आता है, 16 का हमको नहीं आता है। अब देखिएगा 15 तक आता है, हमको पता चल गया कि इसको ज्ञान कहाँ तक है, कहाँ तक है, 15 के टेबल तक। बात समझ ना। तो इससे हमको फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ कि 15 तक इसको नहीं सिखाना है, इसको सिखाना है कहाँ से, 16 से। अब 16 से सिखाना उसके लिए वो क्या है, अज्ञात है, जो ज्ञान उसको नहीं है। इससे हमको फायदा हो रहा है कि नहीं। इसीलिए बच्चा सबसे पहले जब आपके पास आए तो उसके पास में कितना जानकारी है यह पूछना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आपको पता चल पाए कि इसको क्या हम सिखाएंगे, इसके आगे हमको क्या सिखाना चाहिए। अगर यह फॉर्मूला नहीं आता तो बच्चा क्लास 5 में आता, फिर 1 से चालू कर देते, 8 दिन के बाद में कहता कि सर हमको तो पहले ही से 15 तक आता था। अब बताइए, अब ये मूर्खा धीरज वाला काम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब 15 तक पहले ही से आता था तो 8 दिन तक उसका समय वेस्ट चला गया। अभी तो 16 से 20 तक सीख लिया रहा था, बोलिए ना। इसका मतलब इस फॉर्मूला का यूज एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक सही शिक्षक है, ट्रेन टीचर है, तो ज्ञात से अज्ञात का सूत्र क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यह सूत्र हमको बताता है कि बच्चा आपके पास में जब आए तो सबसे पहले उसके पूर्व के जानकारी को जानिए कि यह बच्चा कहाँ तक जानता है, और पूर्व के जानकारी के आधार पर नया जानकारी देना ही ज्ञात से अज्ञात का सूत्र कहलाता है। बोले क्लियर, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछे ज्ञात से अज्ञात सूत्र क्या है तो कहिएगा पूर्व की जानकारी के आधार पर नया जानकारी देना ही ज्ञात से अज्ञात का सूत्र कहलाता है। बोले क्लियर, ठीक है ना। जो जानकारी आपको पहले से वो क्या है, ज्ञात है। जो नहीं जानकारी है उसको पहले से वो क्या है, अज्ञात। तो पुराने जानकारी के आधार पर नया जानकारी देना क्या कहलाएगा, ज्ञात से अज्ञात कहलाएगा। सही है, क्लियर है। अब ये दो शिक्षण, अभी बहुत सारे शिक्षण सूत्र है लेकिन अभी आपको शिक्षण सूत्र नहीं पढ़ना। हाँ, मतलब बहुत नहीं है लेकिन एक ही फास्ट है, तो उसके बीच में क्या करना चाहिए। अब वो बोल रहा है कि हमको 1 क्लास में जाना है, हाँ, क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके
पढ़ चुके हैं। हाँ, उसका साथ क्या करना है? तो देखिए उसके साथ में क्या करना चाहिए कि मान लीजिए क्लास 1 का जो सिलेबस है उसको बहुत पहले समाप्त कर चुका है, वो कह रहा है कि सर हमको इसके बारे में जानकारी है, ये ना कहना है हमको इसके बारे में जानकारी है, तो उससे भी तो हम जानकारी लेंगे ना, टेस्ट लेंगे ना कहीं इसको कहाँ तक जानकारी है। अगर हमको लगता है कि हाँ क्लास 1 के पीरियड सिलेबस को यह समझ चुका है तो क्लास 2 में हम उसको एडमिशन देंगे 100%। अब वहाँ पे भी फॉर्मूला हमारा काम करेगा ज्ञात से अज्ञात, बात समझ रहे ना, वहाँ पे फॉर्मूला काम नहीं किया। अरे टेस्ट जो ले रहा है उसका ज्ञात है ना हम जानकारी की कहाँ तक ही जानता है, अब वो खाली कह देगा उस मान लेंगे हम नहीं, है ना। कोई कह दिया कि सर हमको टाइपिंग करने का स्किल है, हम दे दिया एक पेज टाइप करने के लिए 3 घंटा लगा दिया, अब बताइए कहने से हो जाएगा? कहने से हो जाएगा क्या? नहीं। अब क्या है ना कि अब जब जानकारी है तो करके दिखाओ, जब जानकारी है तो कर। रुचि फिर पढ़ने में नहीं लेगा, क्या किया? रुचि, अरे कैसे नहीं रुचि लेगा? अब बच्चा को जब सिलेबस की जानकारी उसको क्लास 1 का हो गया तो 2 में रुचि कैसे नहीं लेगा? तो मैं तो लिखेगा बच्चा हाँ। मानते, लेकिन फिर भी एक मतलब क्लास 1 में बच्चा पढ़ रहा है, क्लास 1 का पूरा सिलेबस को समझ लिया है। सिर्फ इसका इंग्लिश कमजोर है, नहीं पढ़ पा हाँ। एक ही इंग्लिश पढ़ लेगा, हाँ, बाकी हर चीज का उसको ज्ञान। मतलब केवल उसको क्लास 1 में इंग्लिश का कमजोरी है, बाकी सब चीज सब्जेक्ट का उसको ज्ञान है। चलिए अब उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल चाइल्ड, ठीक है ना, विशेष आवश्यकता वाले बालक। विशेष आवश्यकता वाले बालक का मतलब ये हो गया कि जिसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो जरूरत से ज़्यादा कमजोर है उसको भी बोलेंगे विशेष आवश्यकता वाला, और जो जरूरत से ज़्यादा तेज है उसको भी बोलेंगे विशेष आवश्यकता। क्लास 1 के सारे सिलेबस को बच्चा समझ लिया है, लेकिन केवल इंग्लिश को वो नहीं समझाया तो बाकी सब्जेक्ट में तो वो बोर फील करता होगा, ये तो पढ़ ही लिए हम, ये तो जानबे करते हैं, बात समझ में आ रहा ना। तो वो अब वैसा तो सब बच्चा नहीं हो सकता है, वैसा तो 1-2 बच्चा हो सकता है, वो हो गया हमारा एक्सेप्शन, हो गया हमारा बात। उसको हम अपने दिमाग में रखेंगे कि इंग्लिश के क्लास में इस पर ज़्यादा जोर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद में जब अदर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो वो जान रहा है तो उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट हम देंगे, वो ऐसा क्वेश्चन देंगे जो चुनौतीपूर्ण हो उसके लिए। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? तो जी सर, चलो इसको बना के दिखाओ, उसी सब्जेक्ट का दे देंगे, उसी सब्जेक्ट का देंगे। अब देखिए ज़्यादा पैसा हो जाने पर बड़का पैसा वाला आपके सामने आएगा, घमंड खत्म कि बाप रे भाई तो हम लोग से भारी है, बात समझिएगा। और गरीब जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपसे भी कमज़ोर वाला देख लीजिए आप अपने आप को, तो हम लोग से ही कमज़ोर है तो आपका गरीबी खत्म। समझने का प्रयास कीजिए हम क्या कहना चाहते हैं। मतलब वो बच्चा जब कहता है कि हम सब जानते हैं तो उसको एक ऐसा क्वेश्चन दीजिए जो नहीं जानता हो, दिमाग उसका ठिकाने पा जाएगा, सीधी सी बात है। अगर तो इसीलिए कहता है, अब ज्ञानी कोई कहता है कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, अगर उसको एक दिन ऐसा ज्ञानी मिल जाएगा उसके दिमाग में ठिकाने पे यह बात आ जाए कि बाप रे तो हम लोग से भारी है रे बाबू, हम तो कुछ नहीं है। मेढक जब कुआं में रहता है तो कहता है कि संसार इतना ही है, समझ रहे ना, इतना ही है और हम सबसे धनी व्यक्ति हैं इस संसार के। और जब वो निकलता है तो बोलता है कि हम तो कुछ नहीं थे, हम तो 10x10 में घूम रहे थे। बात समझने का प्रयास करें। अब वो ऐसा हर बच्चा नहीं हो सकता, उसके लिए विशेष ट्रीटमेंट करेंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट होगा उसके लिए। हम आप शिक्षक, आप कहिए सर इतना कौन शिक्षक करेगा भाई, उसके लिए स्पेशल कौन करेगा? तो आपको करना पड़ेगा, आपका ये कर्तव्य है, आपका ये मोरल ड्यूटी है, आपका नैतिक कर्तव्य, आपको करना चाहिए। अगर नहीं करते तो दिस इज नॉट गुड, आप सही नहीं हैं, ये बात जान लीजिए। अगर करते हैं, क्यों पढ़ाया गया मनोविज्ञान में विशेष आवश्यकता वाला बालक, क्यों बताया गया सामान्य बालक, क्यों बताया गया पिछड़ा बालक? बताया गया ना स्पेशल चाइल्ड के बारे में, जनरल चाइल्ड के बारे में बताया गया ना। स्पेशल चाइल्ड है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे हम, आपको समय हो चाहे नहीं हो आपको करना होगा, देना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब समझ लीजिए मूर्त से अमूर्त क्लियर हो गया और उसके साथ में ज्ञात से अज्ञात क्लियर हो गई। ये दोनों के दोनों क्या है? शिक्षण सूत्र है, हमारा टीचिंग फॉर्मूला है, जिसके द्वारा हम बच्चा को आसानी भाषा में, आसानी शब्दों के द्वारा, आसानी भाषाओं में हम बच्चा को किसी सब्जेक्ट या अवधारणा के बारे में बता सकते हैं। बोले क्लियर? चलिए उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, देखिए क्या कहता है। कहता है सूचना को ज्ञान मानने से क्या करना है? बचाना है। हाँ, सूचना को कभी ज्ञान मानने से बचाइए, समझ को ज्ञान मानवाना। लिख लीजिए वहां पर, समझ को ज्ञान मानना है, लिख लीजिए वहां पर, उसी लाइन में जोड़िए। सूचना को ज्ञान नहीं माने, समझ को ज्ञान माने, ठीक है ना, समझ को ज्ञान मानना है, लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। मतलब कि नॉलेज किसको मानना है? अंडरस्टैंडिंग को। अब देख लीजिए हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, समझ को ज्ञान मानना है, बस इतना ही लाइन जोड़िए उसमें, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद में अगर हम आपके सामने एक फॉर्मूला लिखे और इस फॉर्मूला में हम इस बात पर चर्चा करें, ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए बुआ इधर ध्यान दीजिएगा। अगर हम फॉर्मूला ये लिख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1।
त्रिकोणमिति पढ़ाने हम गए, इस फार्मूला को लिख दिए कि देखो ये फार्मूला जब तक याद नहीं करेगा त्रिकोणमिति में तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो बच्चा उसमें ऐसा कह रहा होगा सर कैसे 1, सवाल करेगा ना, सवाल करेगा नहीं कि सर कैसे 1, है ना, करेगा ना सवाल। अब उसको बोलेंगे कि ज़्यादा दिमाग लगाता है, जितना कह रहा है उतना ही सीखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो होता है, कैसे होता है क्यों होता है इसके बारे में ज़्यादा चर्चा मत करो, फेल करेगा तुम, डर जाएगा वो बच्चा, बढ़ जाएगा। और सीधे क्या करें, अब आप इस बात पर जब जोर दे रहे हैं इसका मतलब सूचना को ज्ञान मनवा रहे हैं आप सूचना को ज्ञान, आप समझ को ज्ञान मनवा रहे हैं नहीं, लेकिन हम उसको प्रूफ करके अगर कोई बच्चा ये कह दिया कि सर कैसे 1, तो उसको क्लास 8 में क्लास 9 में आपने प्रूफ किया होगा LHS बराबर RHS, याद है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सूत्र को हम लोग प्रूफ करते थे। अब एक टीचर होने के नाते आपको यह प्रूफ करके दिखाना होगा कि कैसे 1 हुआ। अगर आप प्रूफ करके दिखा रहे हैं तो वो हो गया हमारा समझ आधारित अधिगम, उसको बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग। लेकिन सीधा कह दिए कि बहुआ ऐसा ही होबे करता है, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, तब ये क्या हो गया, सूचना आधारित अधिगम। तो बताइए सूचना को ज्ञान मानना है कि समझ को ज्ञान मानना है? समझ को ज्ञान मानना है। समझ को ज्ञान इसलिए मानना है क्योंकि मनोविज्ञान सबसे ज़्यादा जोर समझ पर ही देता है, सूचना पर नहीं देता। क्लियर बात है। उसके बाद में देखिए क्या कहता है, आपको हम जितना पढ़ा रहे हैं ना, आपको एनसीएफ में जितना चर्चा करेंगे उतना सुन लीजिएगा आप, और जा करके एनसीएफ के क्वेश्चन को आप टच कीजिएगा, खट से बन जाएगा। खाली बात सुनने से गारंटी दे रहे हैं अभी के अभी। आप जा करके एनसीएफ से संबंधित जो सवाल होगा उसको सिर्फ आप देखिए और आपको लग जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1 कभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 कभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 कभी नहीं, ये 4 होगा, ऐसा लग जाएगा, आपको महसूस होने लगेगा अंदर से। पेडागोजी का यही देन है कि चर्चा सुनिएगा, खर्चा कीजिएगा, काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद में क्या कहता है, विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली के सफलता का प्रतीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एनसीएफ 2005 को इसको नकारात्मक माना है कि भैया विशाल पाठ्यक्रम जो है वो बच्चों के सफलता का बहुत बड़ा कारण है। अब आज की डेट में जा करके देखिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के बच्चों को जाकर देखिए। प्राइवेट स्कूल को देखा आपने, प्राइवेट स्कूल में आप गए होंगे तो आज की डेट में जा करके देखिए कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे, मम्मी जो है किसी चौक चौराहे पर बच्चा को इसलिए छोड़ने नहीं जाती है कि हमारा बच्चा भूल जाएगा, हमारा बच्चा भूल जाएगा, बस नहीं पकड़ पाएगा, बस इसलिए जाती है कि बैगवा एकरा से ना चलेगा, हमको ले जाना होगा। आज जा करके देखिए प्राइवेट स्कूल में क्लास 1, क्लास 2 के सिलेबस को जाकर देखिए, हिंदी का फेयर अलग, रफ अलग, विज्ञान का फेयर अलग, रफ अलग, है ना, साइंस का फेयर अलग, रफ अलग, किताब अलग, कॉपी अलग, डायरी अलग, लंच बॉक्स अलग, पानी का बोतल अलग। बात समझने का प्रयास कीजिए। अब क्लास 1 के बच्चा के किताब का वजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उससे चल नहीं पाता है, सच्चाई है ना। अब आपको क्या लगता है कि हमारा बेटा बड़ा तेज हो रहा है, बाप रे बाप इतना किताब पढ़ता है ना, ऐसा ही महसूस होता होगा। आज की डेट में पेरेंट्स को महसूस होता है और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है कि फलनवा स्कूल में बड़ा अच्छा पढ़ाई होता है, सबका अलग अलग किताब है, ऐसा महसूस होता है आपको, सबका अलग अलग किताब है, हमारा बेटा सबको ले करके चल रहा है, फेयर करता है, रफ करता है, फलना करता है, राइटिंग करता है, ये करता है, वो करता है। भैया एनसीएफ 2005 कहा कि यह असफलता का सबसे बड़ा कारण है। बच्चा आपका मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। आप जाकर देखिए अपने घर में छोटे बच्चे जब होंगे, स्कूल से आता है तो मैम उसको कहती है कि कल तुमको साइंस का फेयर करके लाना है। खाना खाते खाते यह बात कहता है कि फेयर करना है, फेयर करना है, फेयर करना है। सवाल यह कि नहीं बोलिएगा। और बच्चा का उम्र मात्र है 5 से 6 साल। शर्म करो भाई इस बात पर, किसी 5 से 6 साल बच्चा को आप इतना ज़्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेट कर देते हो कि वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, किताबी कीड़ा बनेगा। खाते खाते जो बच्चा यह बात सोच रहा है कि हमको साइंस का फेयर करना है, अगर नहीं ले जाएंगे तो मैम कल मारेगी, डांटेगी, बोलेगी, मुर्गा बना देगी, है ना, हमको मैथ का फेयर करना है, होमवर्क बनाना है, ये करना है, वो करना है। देखिए 5 साल के बच्चा को आज के डेट में कितना ज़्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेट होता है, मानसिक रूप से तनावग्रस्त होता है। आज डेट में पेरेंट्स का क्या है कि हमारा बेटा बस जन्म लेते लेते आर्यभट्ट बन जाए। हाँ, सवाल ये सच बता रहे, ये गलत नहीं बोल रहे। हर माँ बाप का आज एक्सपेक्टेशन हो गया बच्चों के प्रति कि बेटा हमारा जन्म ले और न्यूटन का चौथा लॉ खोज दे। 3 गो लॉ तो खोज के चले गए, चौथा लॉ हमारे बेटा खोज दे, है ना।
आर्यभट्ट हमारा दूसरा, आर्यभट्ट दूसरा हमारे बेटा बन जाए, है ना। अब सवाल ये है कि आप बच्चों से इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हो ना, उसको बोलते हैं हाई एक्सपेक्टेशन, उसको बोलते हैं उच्च आकांक्षाएं, हिंदी में बोले तो शुद्ध, है ना। बच्चा से हमेशा रियल एक्सपेक्टेशन रखना, वास्तविक आकांक्षा। बच्चा का जितना उम्र है, जितना तजुर्बा है, जितना कैपेसिटी है, जितना क्षमता है, उसके अनुसार आप उससे एक्सपेक्ट कीजिए ना। तो आप करने लगता है उसको उम्र से 10 गुना ज्यादा एक्सपेक्टेशन। अब आप तो कर लेते हैं, बच्चा उसके कारण मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मानसिक रूप से तनाव में चला जाता है। आज के डेट में जाके देखिए प्राइवेट स्कूल का ये सिचुएशन बन गया है। अब मम्मी पापा भी उसी में खुश है कि सुबह सुबह बच्चा जगे, किसी तरह से उसको नहाए धुलाए, किसी तरह से बस उसको बैग पैक करे, लंच पैक करे, पानी बोतल रखे, बस बस में जा करके बैठा दे, है ना। बच्चा जो है 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक स्कूल से पढ़ करके आया, और 6 से 2 प्राइवेट स्कूल में 1 भी घंटे उसका लीजर नहीं होगा। हर घंटी में टीचर जाएंगे, हर घंटी में। हिंदी के बाद साइंस, साइंस के बाद सोशल साइंस, सोशल साइंस के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद ये वो, ऐसे करते करते 2 बजे तक वो पढ़ के आया, पूरा क्लास वो करके आया है। बस से थका हुआ उतरेगा, आएगा घर पे, बैग रखेगा, लेकिन मम्मी को तभी भी देखा नहीं जाएगा। 2 बजे छुट्टी होता है स्कूल में, 2:30 बजे वो अपने घर पे पहुंचता है, 2:45 में अपने घर पे पहुंचता है। मम्मी जी को क्या होगा कि भैया 3 से 4 एगो होम ट्यूशन लगाते हैं अपने बच्चा के लिए, है ना। और 3 से 4 हमारे बेटा के इंग्लिश स्पोकन बड़ा कमजोर है ना। इंग्लिश स्पोकन वाले स्पेशल सर को 3 से 4 में बुला लेते हैं। सर वो कहता था हाँ 2:30 पौने 3 तक बच्चा आ जाता है, 3 बजे आप चलाइएगा। 2:45 में घरे आया, आज 3 बजे सर जी घंटी बजा दिए, आज जल्दी जल्दी खाना खाओ, सर आ गए हैं, बैठो। ऑलरेडी 6 से 2 झेल के आया है वो, है ना। 2:45 में घरे पहुंचा, आज 3 बजे मम्मी को देखा नहीं गया, 3 से 4 फिर से होम ट्यूशन। उसके बाद भी देखा नहीं जाएगा। बेटा के हमारा मैथ साइंस बड़ा कमजोर है, जमाना तो मैथे साइंस का है, 4 से 5 में वो मैथो साइंस वाला का रखा। अब ये वास्तविक घटना बता रहे हैं हम आपको। 4 से 5 में फिर से वो साइंस वाले सर को बुला लेगी, अब बोलेगी 3 से 4 स्पोकन वाले थे, आप 4 से 5 में आ जाइए भाई। 4 से 5 में फिर वो आ गए किस वाला, मैथ और साइंस वाले। तब तक हो गया क्या, शाम। 6 बजे से स्टार्ट किया, सुनिएगा याद को, 5 बज गया, 5 बजने के बाद में हो गया शाम। शाम हो गया तो इतना झेलने के बाद में बच्चा खेलना चाहता है थोड़ा सा। जैसे ही गेट खोलेगा वैसे ही मम्मी का किचन से आवाज, कहाँ चला, तो खेलने, होमवर्क बनाएंगे हम, चल बैठो। साइंस वाले सर का होमवर्क बना, स्पोकन वाले सर का होमवर्क बना, स्कूल का होमवर्क बनाया था नहीं, चलो बैठ बना, बैठा करके बनवाना फिर चालू। 8 बजेगा तो 8 बजे तक ये भी टारगेट है कि पूरा होमवर्क बन जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी सोना है, क्योंकि सुबह जगना है ना। 8 बजे तक उसी को मन हो चाहे नहीं हो किसी तरह से सुला दो, और सुला दो, और सवेरे नींद उसका खुले या ना खोलो किसी तरह से उसको जगा दो, और जगा करके किसी तरह से उसको नहान धोआन जो भी करना है करा करके, जबरदस्ती ड्रेस पहना करके, स्कूल बैग टांग करके, लंच पैक करके फिर से बस में रख दो। बताइए, आज जब बच्चा बसों में बैठा रहेगा, देखिएगा इसे मुंह लटका के बैठा रहेगा, कोई फर्क नहीं है। उसको लगता है कि भैया जिंदगी में हम आए ही क्यों, उससे अच्छा नहीं आते हम। ये सच बात बता रहे, हम जब देखते हैं ना बच्चा को, तो मेरे मन में, मेरा मनोविज्ञान यही कहता है, मेरा साइकोलॉजी ये कहता है कि वो सोचता होगा कि हम आए कहे लगी है, और ये हमारे जीवन में मम्मी क्यों आई भाई, उससे अच्छा नहीं आती। नहीं सोनिया, हाँ मैनेज भी कीजिए। हाँ मम्मी को ये भी होम ट्यूशन वाला का पैसा भी सधवाना है, होम ट्यूशन वाला का पैसा भी सधवाना है, तो सर संडे को आप छुट्टी में थोड़ा छूट के आ जाइएगा। तो वो सवाल यह है कि आप उसको क्या इतना ज्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेट कर दे रहे हो। भैया बच्चा है, रहम करो कुछ, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। क्या कि हमार बेटा बन जाए इंजीनियर, हमार बेटा बने डॉक्टर, ये देहाती में हम आपको बोल रहे हैं, इसलिए कि ये सब घर की कहानी है ना। अब देखिए आपका बेटा इंजीनियर सही में बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपने बेटा को अपने किताबी कीड़ा बना दिया। आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, वो नीट मेडिकल को निकाल लेगा, विदेश में उसका जॉब लग जाएगा, अमेरिका में सेटल हो गया, करोड़ों का उसका पैकेज मिलना भी चालू हो गया। लेकिन आपके बच्चा में सामाजिक विकास नाम का भी कोई चीज होता है जो डेवलप नहीं हो पाया। दिस इज सोशल डेवलपमेंट, जो समाज से मिलता है, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची और दोस्त से मिलता है, और वो सब चीजें उसमें नहीं मिल पाया। अब समस्या ये है कि वह बच्चा को किताबी कीड़ा आपने बनाया है, बच्चा अमेरिका में सेटल हो गया, आप हो गए उस समय बूढ़े,
आप फोन कीजिएगा बउआ हमरो ले चलो वहाँ पर, तो कहेगा यहाँ बहुत हाईटेक जमाना है मम्मी, तुम यहाँ पर काहे लाएगी, रुको हम तुम्हारा इंतजाम करते हैं, वृद्धाश्रम में भर्ती तुमको कर देते हैं। वहीं वह बच्चा है जो आपको वृद्धाश्रम में भर्ती करेगा। आप जाकर देखिए वृद्धाश्रम में करोड़ों का पैकेज कमाने वाला बेटा जो है उसके माँ बाप वृद्धाश्रम में है। एक मीडियम वर्गीय परिवार जो मध्यम वर्गीय फैमिली होता है उसके मम्मी पापा वृद्धाश्रम में नहीं है। इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि आपने खुद रास्ता बना लिया वृद्धाश्रम में जाने का, साइकोलॉजिकल कारण है इसके पीछे। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते हैं। हमको तो चाहिए कि बेटा हमारा इंजीनियर बने, तो बने तो फिर भुगतो। इसीलिए बच्चा को जब आपको मन करता है बात करने का, आपको पड़ोसी से मन करता है कि नहीं बात करने का, रुक जाओ 2 मिनट, आपको पड़ोसी से बात करने का मन करता है कि नहीं, बताइए। खूब करता होगा। छत पर आप जाते हैं कपड़ा उतारने के लिए, पड़ोसी मिल गई तो 1.5 घंटा 10 kg का कपड़ा रखे बतिया लेंगे इस छत पर से उस छत पर। लेकिन बच्चा अगर चला जाए गेट से बाहर 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए तो भैया भूचाल आ जाएगा, महाभारत हो जाएगा फिर, ठीक है ना। दिस इज नॉट गुड। ये सब चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। आज हम आप लोगों को पढ़ा दिए NCERT 5 की विशेषता। ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी पर क्वेश्चन आपको टकराएगा, ये बात जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से आपको अगले क्लास में। क्लास अगर